ग्रीडी मोटर बाइक वाला। एक बार गुरुदत्त नाम का व्यक्ति गांव के बाहर अपने पत्नी गीता के साथ बाइक को रोककर खड़ा था। क्या हुआ जी, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? रुको अभी बताता हूँ, कहकर सड़क की तरफ बड़े चाव से देखने लगा। तभी एक बाइक वाला आया। और क्या हुआ सर? मेरे बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है। मुझे अपने पत्नी को अर्जेंटली हॉस्पिटल लेके जाना है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अरे अब ठहरे तो सही, कहकर एक बोतल लिया और अपने बाइक के टैंक से उस बोतल को पेट्रोल से भरा। बोतल गुरुदत्त को देखकर चला गया। ये क्या, इतनी कंजूसी? पेट्रोल के लिए इतना नाटक करते हो, ऊपर से मुझे भी भागीदार बनाते हो। लानत है। अच्छा, केवल पेट्रोल? अरे पेट्रोल की कीमत तुम क्या जानो। तुम चुपचाप खड़ी रहो, मैं बताता हूँ। इस तरह गुरुदत्त ने 3-4 बाइक वालों से पेट्रोल लिया। अब तो पूरा टैंक भर लिया ना मुफ्त में, अब चले। कहाँ चलेंगे? असली कहानी तो अब शुरू होगी, देखती जाओ। तभी एक ट्रॉली ऑटो वाला वहां पहुंचा। गुरुदत्त उस ड्राइवर से, मेरे गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, घर में बेटी का टांग टूट गया है, हमें जल्दी घर लौटना है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अरे सर आइए, आपके बाइक को ट्रॉली में चढ़ा देते हैं। इस तरह गुरुदत्त ने न केवल अपने बाइक को ऑटो ट्रॉली में चढ़ाया, बल्कि उसकी पत्नी और वो खुद भी ऑटो ट्रॉली में बैठ गए। सब मेरी किस्मत है, कहकर सिर पीटते रह गई। ऑटो गुरुदत्त के घर के बाहर आकर रुकी। घर के अंदर जाने के बाद, वाह, सिर फटा जा रहा है, जरा चाय बनाना। चाय बनाऊं? ना दूध है, ना चीनी है, ना चाय पत्ती, कहां से बनाऊंगी मैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? सामने वाली दामिनी आंटी से दूध मांग लो, अपने बाईं ओर रहने वाले कंचन से चाय पत्ती ले लेना, और जो दाईं तरफ चंचल बहन रहती है उससे चीनी ले लेना। गर्मा गर्म चाय तैयार है, बस। गीता गश खाकर गिर गई। इस तरह गुरुदत्त पैसे जमा करने लगा और उन पैसों को लोगों को ज्यादा ब्याज में उधार देने लगा। एक दिन गुरुदत्त एक झोपड़ी के पास आया। वहां एक गधा बंधा हुआ था। गुरुदत्त उस झोपड़ी के पास वाले बूढ़े से, क्यों चाचा, जानते हो मुझसे 1000 रुपए लेके कितना अरसा हो गया है? आज जब तक तुम मुझे पैसे नहीं लौटाओगे मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। जानता हूँ बेटा, तुमसे उधार लिए बहुत दिन हो गए हैं, इसीलिए तो ब्याज के रूप में तुम्हें मैंने 20,000 रुपए भरे हैं। अब मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। चाहो तो तुम इस गधे को ले जाओ, नहीं तो जो उखाड़ना है उखाड़ लो, बस। अरे ये बूढ़ा तो हमला पे उतर आया है। चलो कोई बात नहीं, इस गधे को ले जाते हैं, कहकर उस गधे को लेकर चलने लगा। वो सोच रहा था कि इस गधे को कैसे प्रयोग में लाएं। तब उसे एक आइडिया सूझा। उस गधे को अपने बाइक के साथ एक रस्सी से बांध दिया और गांव के बीचों बीच खड़ा होकर, आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, सूरजपुर का किराया केवल 20 रुपए, जल्दी करो, देर हो जाएगी तो पछताओगे, जल्दी आओ जल्दी आओ, कहकर चिल्लाने लगा। यूं उस बाइक पर 4 लोगों को बिठाया। गुरुदत्त गधे पर बैठा और टुर टुर करने लगा। वो गधा आगे बढ़ने लगा, वो बाइक भी आगे बढ़ने लगा। यूं वो गधा उस बाइक को खींचता हुआ जा रहा था। आखिरकार वो सूरजपुर पहुंचे। लोग बाइक से उतरे। क्यों भैया, तुमने कहा बाइक टैक्सी है और हमें इस पे बिठाया। 10 किलोमीटर की दूरी तुमने 3 घंटे में पूरी की गधे से खिंचवाकर। ये तो सरासर अन्याय है। आप सोच रहे हैं कि मैं पेट्रोल के लिए कंजूसी कर रहा हूँ, लेकिन ये बात नहीं है। मैं तो पर्यावरण का प्रेमी हूँ। मैंने वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ऐसा प्लान किया था। बहुत ही जल्द संयुक्त राष्ट्र संघ वाले मुझे पुरस्कृत करने वाले हैं, पता है। चलो पैसे निकालो। इस तरह गुरुदत्त हर रोज उस गधे से बाइक को खिंचवाता था। उस गधे को ठीक से खाना भी नहीं देता था। बेचारा गधा खाने के लिए बहुत तरस जाता था। एक दिन गुरुदत्त उस गधे को अपने घर के अंदर ले गया।
ये क्या, गधे को अंदर क्यों लेकर आए? हम गांव जा रहे हैं ना, हमारे गैर मौजूदगी में कोई इसे उठाकर ले गया तो अपनी तो कमाई गई भाड़ में, इसीलिए इसे घर के अंदर छुपा कर जाते हैं। रसोई में कोई खाने की चीज हो तो उसे ऊपर रख दो, वरना ये गधा सब कुछ खा जाएगा। खाता बहुत है, काम कम करता है ये गधा। हाँ, खाने की चीजें? अरे हमने खाना बनाया कब था, हमेशा आस पड़ोस से मांग कर लाकर खाते हैं ना। ठीक है, चलो चलते हैं। यूं वे दोनों चले गए। उस गधे को भूख लगी तो वो रसोई में गया, वहां उसे कुछ नहीं मिला। बाद में वो बेडरूम में गया। शाम को गुरुदत्त और गीता घर लौटे। बेडरूम में जाकर देखा तो अलमारी खुला पड़ा था। गुरुदत्त ने परेशान होकर, ये अलमारी में जो पैसे रखे थे वो कहाँ चले गए? वो देखो, वो गधा चबा रहा है, लगता है कि उसे भूख लगी और वो सारे नोट खा गया। हे भगवान, जो इतने सालों से मैंने मेहनत से पैसे जोड़े थे ये तो लंच में ही खा गया। कहकर गुरुदत्त बेहोश होकर गिर गया। गीता ने उस गधे को बाहर छोड़ दिया। वो गधा बाहर आराम से आजाद होकर जाने लगा। मैजिकल फ्लाइंग बैलून। बीजापुर नाम के गांव में नरेश चंद्रा नाम का एक जमींदार रहता था। उसके पास वाले पशुओं की संख्या 200 से भी ज्यादा थी। वो उनके सहारे एक डेयरी फार्म चलाता था। एक एक भैंस एक दिन में 50 लीटर दूध देती थी। उससे इसका धंधा अच्छा चलता था। उसकी एक सुंदर सी बेटी थी, नाम था वेगा। प्रवीण महाराज नाम का एक व्यक्ति उससे शादी करना चाहता था। एक दिन वो इनके घर गया। नमस्ते नरेश चंद्र जी, मेरा नाम प्रवीण महाराज है। मैं पड़ोसी गांव में बैंक में काम करता हूँ। आपकी बेटी हर रोज हमारे बैंक के सामने से गुजरते हुए कॉलेज जाती है। उसकी सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। मैंने उससे बात करना चाहा तो उसने सिर उठाकर भी नहीं देखा। मुझे उसका चाल चलन बहुत अच्छा लगा। पूछने पर पता चला कि वो आपकी बेटी है, तो मैं आपके पास आ गया आपकी बेटी का हाथ मांगने। आप अपना फैसला सुनाइए। क्या तुम बैंक एम्प्लॉय हो? तुम कमाते कितना हो? 30,000 होगा। क्या तुम जानते हो कि इस आसपास के इलाकों के भैंसों से हमारी भैंसें कितनी ज्यादा दूध देती हैं? क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना कमाता हूँ? एक दिन में मैं 3 लाख रुपए से ज्यादा कमाता हूँ, केवल दूध बेचकर। वैसे क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बैंक में सबसे ज्यादा रिचेस्ट कस्टमर का खाता किसका है? मेरा है। और तुम मेरे घर आकर मेरी बेटी के हाथ मांगते हो। अरे रिश्ता मांगने आने से पहले अपनी हैसियत और अगले की हैसियत पता लगाना जरूरी है। क्या तुम ये नहीं जानते? यूं प्रवीण महाराज का अपमान करके उसे भेज दिया। अपमान ना सहकर प्रवीण ने नरेश चंद्रा को सबक सिखाने की ठान ली। उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर उन पैसों को मुन्ना नाम के व्यक्ति को देकर नरेश चंद्रा के घर पशुओं को खरीदने के लिए भेज दिया। मुन्ना नरेश चंद्र के पास आया। हाय, आई एम मुन्ना, द ग्रेट बिजनेसमैन। मैं आपके सारे पशुओं को खरीदने आया हूँ और यहाँ इंटरनेशनल डेयरी फार्म लगाना चाहता हूँ। तो ये लीजिए ब्लैंक चेक। आप अपना रकम भर दीजिए और उन भैंसों को मुझे सौंप दीजिए। ठीक है? नरेश चंद्र गुस्से में आकर मुन्ना को एक पेड़ से बांध दिया और उसे पीटते हुए, क्यों, तू किस गांव का बिजनेसमैन है? तेरी ये हिम्मत कि तू नरेश चंद्रा को ही ब्लैंक चेक देता है? निकम्मे, तू मेरा डेयरी फार्म खरीदना चाहता है? कहकर उसे मारने लगा। अरे नरेश चंद्र जी, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे ना मारिए। मैं तो एक साधारण एक्टर हूँ। वो प्रवीण महाराज ने मुझे ऐसा एक्ट करने के लिए कहा था और मैं यहाँ आ गया। अब प्लीज प्लीज कहकर विनती करने लगा। तब तिलमिलाता हुआ नरेश चंद्र बैंक में गया और प्रवीण महाराज को पकड़कर, क्यों प्रवीण महाराज, नाम के महाराज और काम भिखारी का, तुमने क्या समझा? अरे तुम हो कौन और तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम मेरी डेयरी फार्म खरीदने के लिए आदमी भेजते हो? तुम्हारी ये हिम्मत, बदमाश! कहकर उसने बैंक में सबके सामने पटक पटक कर मारने लगा। बाद में मैनेजर से बात करने लगा। मैनेजर, मैं नहीं जानता कि आप क्या करोगे। इसे तुरंत नौकरी से निकाल देना होगा, वरना मैं अपना अकाउंट इस बैंक में अभी बंद करता हूँ। कहकर उसे चेतावनी दिया। मैनेजर ने उसे तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया। नौकरी चले जाने पर प्रवीण
बिल्कुल गुस्से में आ गया और उसमें बदले की भावना जाग उठी। अब क्या करना है, बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। वो एक बैलून वाले के पास गया और उससे 1 लाख रुपए के गैस बैलून खरीद कर वो सीधा नरेश चंद्र के फार्म के पास गया और वहाँ सारे भैंसों को उसने बैलून बांधे। वो एक एक करके सारे भैंस हवा में उड़ने लगे। उन्हें देखकर लोग हे हे कहकर चिल्लाने लगे। ये क्या हंगामा हो रहा है देखने के लिए बाहर आए नरेश चंद्र का दिमाग घूम गया। अपने भैंसों को यूं हवा में उड़ते हुए देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उस सदमे के कारण वो एकदम बुत सा बैठ गया और कोमा में चला गया। उसका परीक्षण करने के बाद इनको ठीक करना हो तो फिर से वैसे भैंस लाकर उन्हें दिखाना होगा। भैंसों को उठा ले जाकर प्रवीण महाराज पड़ोसी राज्य में अपना नाम और हुलिया बदलकर डेयरी चलाते हुए खुश रहने लगा। वैसे ही भैंसों की तलाश में निकले नरेश की बेटी और रिश्तेदार ढूंढते ढूंढते पड़ोसी राज्य में उसके पास पहुंच गए। वहां पर उन्हें जब पता चला कि डेयरी फार्म है तो वह प्रवीण के पास आए। नमस्ते जी, हमारे जीजा जी के पास बिल्कुल आप ही की तरह बहुत सारे भैंस थे, पर हाल ही में सब कुछ खत्म हो गया। हमें आपके भैंस चाहिए कहकर उसे जो हुआ सब बताया। सच कहा, आपकी बातें सुनकर मुझे भी दुख हो रहा है, पर अपने भैंस उन्हें देने के लिए क्या मैं उनका दामाद हूँ? आप ही कोई निर्णय लीजिए। तब सब रिश्तेदारों ने मिलकर सोच विचार कर ये लड़की वेगा है, नरेश चंद्र जी की बेटी, आप इनसे शादी कर लीजिए तो दहेज में ये आपको अपनी सारी जमींदारी दे देंगे, आप अपने भैंसे हमें दे दीजिए। कहते ही प्रवीण ने यूं माना मानो वो ऐसा अपना मन मार कर रहा हो। रिश्तेदार सब खुश हुए। वेगा और प्रवीण महाराज की शादी हुई। हुलिया बदला हुआ प्रवीण अब इन भैंसों को ले कैसे जाएं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? तब भैंसों को बैलून बांध के उड़ा के लेके गए थे, तो अब भी भैंसों को बैलून से बांध के उड़ाते हैं। गुड आइडिया कहकर सब ने भैंस को बैलून से बांधा और उड़ाया। वो नरेश चंद्र के घर के पास आकर उतरे, पर उनके अम्बा आवाज सुनते ही नरेश चंद्र होश में आया, पर पुरानी बातें भूल चुका था। सामने खड़े प्रवीण महाराज और अपनी बेटी को देखकर, ये दोनों कौन हैं? ये आपके बेटी और दामाद हैं। आप इन्हीं के बदौलत फिर से जी उठे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दामाद जी कहकर उस दिन से वो बेटी और दामाद के साथ खुशी खुशी रहने लगे।